हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जॉब्स क्रिएटर में। तो दोस्तों, आज की वीडियो हमारी बेस्ड रहेगी फाइनेंस सब इंस्पेक्टर मॉक टेस्ट नंबर 2 के ऊपर। इससे पहले भी हमने फाइनेंस सब इंस्पेक्टर का एक मॉक लाया था और आप सब ने अगर वो मॉक नहीं देखा है, वो वीडियो नहीं देखी, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख लें। फाइनेंस सब इंस्पेक्टर के सभी जो मॉक्स हैं आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। तो चलिए आज की हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि 120 मार्क्स का ये आपका पेपर है, 2 आवर्स का टाइम है, नेगेटिव मार्किंग 0.25 है। तो अब यहाँ पर 120 क्वेश्चन जो है हम स्टार्ट करेंगे हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। इससे पहले कि हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करें, आप सब लोग को क्या करना है, आप सब लोगों को हर एक क्वेश्चन का आपने पहले से आंसर बताना है और उसके बाद जो 120 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए वो आखिर में कमेंट ज़रूर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इस पेपर में 6 मेन सेक्शंस रहेंगी। तो सबसे पहले हमारी जनरल इंग्लिश जो कि 20 मार्क्स की रहेगी, वो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर पूछा गया है, बाय द नेक्स्ट मंथ वी शैल डैश द प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर आपको ब्लैंक को फिल करना है। तो यहाँ पर करेक्ट टेंस का इस्तेमाल करना है आपको। कौन सा टेंस यहाँ पर आएगा? हैज़ कंप्लीटेड, कंप्लीटिंग, कंप्लीटेड या फिर हैव कंप्लीटेड। बाय द नेक्स्ट मंथ वी शैल हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। तो ये जनरल इंग्लिश के क्वेश्चन जो हैं आपको बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर स्कोर करने की कोशिश करनी है। 15 प्लस आपका इंग्लिश में ही स्कोर होना चाहिए। उसके बाद बाकी जो सेक्शंस हैं उसमें भी आप अच्छा स्कोर करेंगे, पर इंग्लिश जो है ज़्यादातर तरीके से अगर देखा जाए तो ये ज़्यादा आसान होगी। उसके बाद रीजनिंग भी उतनी ज़्यादा मुश्किल, उतनी ज़्यादा टफ नहीं होगी। बाकी जो सेक्शंस हैं जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जेएंडके और जीके एंड करंट अफेयर्स, वो मेन जो है वहीं पे डिसाइड होगा कि कौन सिलेक्ट होता है और कौन नहीं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एवरी बॉय एंड गर्ल डैश इन द क्लास टुडे। तो यहाँ पर कौन सा टेंस आएगा ये आपको बताना है। एवरी बॉय एंड गर्ल आर प्रेजेंट, इज प्रेजेंट, हैव प्रेजेंट या फिर हैड प्रेजेंट इन द क्लास टुडे। तो एवरी बॉय एंड गर्ल इज प्रेजेंट इन द क्लास टुडे। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। आई होप आपने सही चुना होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर आपको बताना है, अकॉर्डिंग टू द प्रिवेलिंग रेट 2 डजन डैश रुपीज 100। तो यहाँ पर आपको बताना है कि अकॉर्डिंग टू द प्रिवेलिंग रेट 2 डजन, यहाँ पर क्या आएगा? कॉस्ट्स, कॉस्ट, कॉस्टिंग या फिर कॉस्टेड। तो यहां पर आएगा अकॉर्डिंग टू द प्रिवेलिंग रेट 2 डजन कॉस्ट ₹100। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं दोस्तों। यहां पर आपको जंबल्ड तरीके से यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं। तो यहाँ पर इसको आपको बिल्कुल अनजम्बल करना है, जो भी वर्ड्स दिए गए हैं, और इनको एक सेंटेंस, मीनिंगफुल सेंटेंस में तब्दील करना है। फ्री टाइम विद लिटिल लेफ्ट हर और हर जॉब। तो यहाँ पर ये जो पांचों यहाँ पर दिए गए हैं, इनको आपको रीअरेंज करके इनको आपने एक कंप्लीट सेंटेंस बनाना है। तो इस प्रकार से आपके पास ऑप्शंस दिए गए हैं कि किस प्रकार से आपको अरेंज करना है। इनमें से आपको चुनना है। जल्दी से आप चुन लीजिए कि कौन सा आंसर इसका सही बन सकता है, जिससे एक परफेक्ट मीनिंगफुल सेंटेंस बन पाए। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन। तो यहाँ पर किस प्रकार से सेंटेंस बनेगा? हर जॉब लेफ्ट हर विद लिटिल फ्री टाइम। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं दोस्तों अब। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। यहाँ पर भी आपको इसी प्रकार से ये जो वर्ड्स दिए गए हैं इनको यहाँ पर एक सेंटेंस की फॉर्म में तब्दील करना है, एक मीनिंगफुल सेंटेंस की फॉर्म में तब्दील करना है। तो यहाँ पर आपके पास जो 5 वर्ड्स दिए गए हैं, जॉबलेस, शी, ब्लेम्ड, दी लोकल और टीनेजर्स, इसको एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी कि जो सेंटेंस बनेगा वो बनेगा शी ब्लेम्ड द लोकल जॉबलेस टीनेजर्स। तो यहाँ पर ये सेंटेंस बनेगा। क्वेश्चन नंबर 5 का ए आंसर सही आंसर है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 अब आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास नरेशन का क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको बताना है, आई सेड टू हिम व्हाई आर यू वर्किंग सो हार्ड। तो इसको आपको चेंज करना है। तो यहाँ पर जो आपके पास ऑप्शंस दिए गए हैं इस प्रकार से, आई आस्क्ड हिम व्हाई ही वॉज वर्किंग सो हार्ड, आई आस्क्ड हिम व्हाई वॉज ही वर्किंग सो हार्ड, and then I was asked him why had he been working so hard. I asked him why he had been working so hard. तो ये ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं, इनमें से आपको सही आंसर चुनना है। जो करेक्ट
इनडायरेक्ट स्पीच है इसकी। तो यहाँ पर सही आंसर आएगा ए ऑप्शन, आई आस्क्ड हिम व्हाई ही वाज वर्किंग सो हार्ड। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर आपको बताना है ही सेड टू हर व्हाट अ कोल्ड डे, इसको भी चेंज करना है आपको। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं इस प्रकार से दिए गए हैं, he told her that it was a cold day, he exclaimed that it was a cold day, he exclaimed sorrowfully that it was a cold day, and then fourth option है he exclaimed that it was a very cold day। तो ऑप्शन आपको दिए गए हैं यहाँ पर, इनमें से सही आंसर चुनना है। सही आंसर है इसका he exclaimed that it was a very cold day। तो 7th जो क्वेश्चन है इसका आंसर है डी ऑप्शन। आई होप आपने सही इसमें से आंसर दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपको पूछा गया है व्हेन जुआन वाज 2 ही डैश ऑलरेडी स्पीक वेरी वेल। तो यहाँ पर आपको ब्लैंक्स को फिल करना है विद करेक्ट मॉडल। तो यहाँ पर आपके पास इस प्रकार से ऑप्शन दिए गए हैं, माइट, कुड, कैन और शुड। तो यहाँ पर क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर है व्हेन जुआन वाज 2 ही कुड ऑलरेडी स्पीक वेरी वेल। यहाँ पर 8th का बी ऑप्शन सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों, शी डैश विजिट हर ग्रैंड पेरेंट्स हाउस ड्यूरिंग हॉलीडेज। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है शी माइट विजिट हर ग्रैंड पेरेंट्स हाउस ड्यूरिंग हॉलीडेज। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है फॉर मी ब्रेकफास्ट इज द डैश बेस्ट मील ऑफ द डे। तो यहाँ पर इसका आंसर है दी। फॉर मी ब्रेकफास्ट इज द बेस्ट मील ऑफ द डे। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर बताना है दिस इज मेड इन डैश यूनाइटेड किंगडम। तो यहाँ पर करेक्ट आर्टिकल का आपने यूज करना है। तो दिस इज मेड इन द यूनाइटेड किंगडम। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको बताना है डैश एल्प्स आर द हाईएस्ट माउंटेन रेंज सिस्टम इन यूरोप। तो यहाँ पर भी आपको करेक्ट आर्टिकल का इस्तेमाल करना है। यहाँ पर अ एन द और उसके बाद नो आर्टिकल दिया गया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी ऑप्शन। तो यहाँ पर क्या आएगा? दिस इज मेड इन द एल्प्स आर द हाईएस्ट माउंटेन रेंज सिस्टम इन यूरोप। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। पिक आउट द क्लॉज इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो यहाँ पर आपको एक सेंटेंस दिया गया है, इसमें से आपको क्लॉज पिक करना है इस सेंटेंस में से। तो यहाँ पर ये सेंटेंस जो है इस प्रकार से दिया है, नेहा प्लेड व्हेन इवनिंग केम। तो इसमें से क्लॉज क्या है वो आपको बताना है। ऑप्शंस आपके पास दिए हैं, नेहा प्लेड व्हेन इवनिंग केम या फिर इवनिंग केम। तो यहाँ पर जो क्लॉज है इस सेंटेंस में वो है व्हेन इवनिंग केम। तो क्लॉज क्या होता है? क्लॉज होता है जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसका कोई मीनिंग बन रहा है पर वो कंप्लीट मीनिंग नहीं है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपको फ्रेज पिक आउट करना है इस सेंटेंस में से। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए इस प्रकार से। पहले सेंटेंस यहाँ पर पढ़ लेते हैं, मोनिका प्लेड एट सनसेट। तो ऑप्शन आपको क्या क्या दिए हैं? मोनिका प्लेड एट सनसेट और एट सनसेट। तो इसका सही आंसर है डी ऑप्शन, एट सनसेट। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपको ग्लूमी का एंटोनियम बताना है। ग्लूमी का एंटोनियम क्या है? तो ग्लूमी का एंटोनियम है ब्राइट। अब हमारे पास जो अगले क्वेश्चन हैं उनकी डायरेक्शंस दी गई हैं क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक। यहाँ पर आपको क्या करना है, एक पैसेज दिया गया है, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस फॉलो करेंगे, उनको आपको आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 20 तक ये क्वेश्चंस रहेंगे इंग्लिश लैंग्वेज के। तो यहाँ पर इस पैसेज में क्या बताया गया है, यहाँ पर रीड ईच ऑफ द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। यहाँ पर आपको आंसर देने इस पैसेज को पढ़ के। तो पैसेज इस प्रकार से है, इसको हम एक बार रीडिंग कर लेते हैं, उसके बाद इससे जो भी क्वेश्चंस हैं उनके आंसर हम देंगे। तो यहाँ पर पैसेज क्या बताया गया है, द ई वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स 2011 notified by the Ministry of Environment and Forests have the potential to turn a growing problem into a developmental opportunity with almost half a year
to go before the rules take effect. There is enough time to create the necessary infrastructure for collection, dismantling, recycling of electronic waste. The focus must be on sincere and efficient implementation. Only decisive action can reduce the pollution and health costs associated with India's hazardous waste recycling industry. If India can achieve a transformation, it will be creating a whole new employment sector that provides good wages and working conditions for tens of thousands. The legacy response of the states to even the basic law on urban waste, the municipal solid waste management and handling rules, has been one of the indifference. Many cities continue to simply burn the garbage or dump it in lakes. With the emphasis now on segregation of waste at source and recovery of materials, it should be feasible to implement both sets of rules efficiently. A welcome feature of the new e-waste rules is the emphasis on extended producers' responsibility for the disposal of end-of-life products. For this provision to work, they must ensure that consumers who sell scrap get some form of financial incentive. The e-waste rules, which derive from those pertaining to hazardous waste, are scheduled to come into force on May 1, 2012. Sound as they are, the task of scientifically disposing of few 100,000 tons of trash electronics annually depends heavily on system oversight by state pollution control boards. Unfortunately, most PCBs remain unaccountable and often lack resources for active enforcement. It must be pointed out that although agencies handling e-waste must obtain environmental clearances and be authorized and registered by the PCBs even under the Hazardous Waste Management Handling and Transboundary Movement Rules 2008, there has been little practical impact. Over 95% of electronic waste is collected and recycled by the informal sector. The way forward is for the PCBs to be made accountable for enforcement of the e-waste rules and the levy of penalties under environmental laws. Clearly, the first order priority is to create a system that will absorb the 80,000 strong workforce in the informal sector into the proposed scheme for scientific recycling. Facilities must be created to upgrade the skills of these workers through training, and their occupational health must be ensured. Recycling of e-waste is one of the biggest challenges today. In such a time when globalization and information technology are growing at a pace which could only be imagined a few years back, e-waste and its hazards have become more prominent over a period of time and should be given immediate attention. तो आई होप आपको ये पैसेज समझ आ गया होगा। इसको आप एक बार और सुन लेंगे, उसके बाद इसका मीनिंग जो है आपको पता चल जाएगा। 2 बार रीडिंग कर लेंगे तो उसके बाद आपके सारे क्वेश्चंस आपके निकल जाएंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 आपको क्या पूछा गया है, चलिए उसकी तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है व्हाट अकॉर्डिंग टू द पैसेज इज इंपॉर्टेंट नाउ फॉर ई वेस्ट मैनेजमेंट। तो ई वेस्ट मैनेजमेंट के लिए आपको पैसेज में बताया था, यहाँ पर आपने यहाँ पर पढ़ा था कि उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ई वेस्ट मैनेजमेंट के लिए पैसेज के हिसाब से क्या इंपॉर्टेंट है। मेकिंग रूल्स, रिव्यूइंग रूल्स, इम्प्लीमेंटिंग रूल्स या फिर नोटिफाइंग रूल्स। तो यहाँ पर हमने पढ़ा था कि जो इम्प्लीमेंटेशन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन जो है वो इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन में पूछा गया था व्हाट अकॉर्डिंग टू द पैसेज इंपॉर्टेंट नो फॉर ई वेस्ट मैनेजमेंट, तो यहाँ पर इसका सही आंसर है सी ऑप्शन। तो यहाँ पर सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी वन ऑफ द बाई प्रोडक्ट्स ऑफ इफेक्टिव ई वेस्ट मैनेजमेंट। तो इनमें से कौन सा बाई प्रोडक्ट होगा इफेक्टिव ई वेस्ट मैनेजमेंट का। तो यहाँ पर ऑप्शन इस प्रकार से दिए गए हैं, इंडिया कैन गाइड अदर कंट्रीज इन डूइंग सो, इट विल प्रमोट इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, इट विल प्रमोट नेशनल इंटीग्रेशन, इट विल क्रिएट अ न्यू एम्प्लॉयमेंट सेक्टर्स। तो इनमें से कौन सा बाई प्रोडक्ट होगा इफेक्टिव ई वेस्ट मैनेजमेंट का। तो यहाँ पर पैसेज के हिसाब से इसका आंसर देना है, तो सही इसका आंसर है डी ऑप्शन, यानी कि इट विल क्रिएट न्यू एम्प्लॉयमेंट सेक्टर। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर अब आपको पूछा गया है 18th में यहाँ पर
विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स हैज़ नॉट बीन इंडिकेटेड इन द पैसेज, इनमें से कौन से रूल्स हैं जो कि पैसेज में इंडिकेट नहीं किए गए थे। ई वेस्ट रूल्स 2011, पोल्यूशन चेक रूल्स, हैजर्डियस वेस्ट रूल्स 2008, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट रूल्स, या फिर ऑल ऑफ द अबव। इनमें से कौन से रूल्स जो हैं जो कि पैसेज में इंडिकेट नहीं किए गए थे। सही आंसर है इसका, ये सारे जो हैं इंडिकेट नहीं किए गए थे पैसेज में। ऑल ऑफ द अबव they have been not indicated in the passage। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर पूछा गया है बोथ सेट्स ऑफ रूल्स इज बीइंग रेफर्ड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो बोथ सेट्स ऑफ रूल किस चीज़ को रेफर करता है। ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं यहाँ पर इस प्रकार से, सॉलिड वेस्ट एंड हैजार्डियस वेस्ट, उसके बाद ई वेस्ट एंड हैजार्डियस वेस्ट, उसके बाद सॉलिड वेस्ट एंड ई वेस्ट, या फिर ई वेस्ट एंड ई प्रोडक्शन। दोस्तों इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन, सॉलिड वेस्ट एंड ई वेस्ट। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है सी। क्वेश्चन नंबर 20th की तरफ चलते हैं। हमारा आखिरी क्वेश्चन है इंग्लिश लैंग्वेज का। ई वेस्ट रूल्स हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम दोज पर्टेनिंग टू। ई वेस्ट रूल्स जो हैं डिराइव किए गए हैं उनसे वो क्या पर्टेन करते हैं, हैजर्डियस वेस्ट, पीसी वेस्ट, कंप्यूटर वेस्ट, या फिर म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट। तो यहाँ पर सही आंसर है हैजर्डियस वेस्ट। ई वेस्ट रूल्स हैजर्डियस रूल्स यहाँ पर इससे यहाँ पर डिराइव किए गए हैं, पर्टेन कर रहा है हैजर्डियस वेस्ट। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। अब हमारे पास आ चुका है जीके एंड करंट अफेयर्स जो कि 20 मार्क्स का रहेगा। तो यहाँ पर इसके क्वेश्चंस भी हम देख लेते हैं। जीके एंड करंट अफेयर्स के हमारे पास पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 में आपको क्या करना है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इसमें आपको इन स्टेटमेंट्स को कंसीडर करना है और उसके बाद आपको जो सही स्टेटमेंट्स होंगे उनको आपको बताने कि कौन से सही स्टेटमेंट्स हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 में पहला स्टेटमेंट दिया गया है, रॉलेट कमेटी वाज अपॉइंटेड टू इन्वेस्टिगेट द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़। तो यहाँ पर बताया गया है, हिस्ट्री का ये क्वेश्चन पूछा गया है मॉडर्न हिस्ट्री से। यहाँ पर बताया गया है कि रॉलेट कमेटी जो बिठाई गई थी, अपॉइंट की गई थी, वो इसलिए बिठाई गई थी ताकि वो इन्वेस्टिगेट कर सके नेचर और एक्सटेंट जो था रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ का जो नेचर और एक्सटेंट है उसको वो इन्वेस्टिगेट कर सके। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट इस प्रकार से दिया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास द एनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट इन 1919 इन द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो इसके बेसिस, इसकी रिकमेंडेशंस के बेसिस पे यहाँ पर बताया गया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पास किया था एनार्किकल और रिवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट को इन 1919 इन इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स दिए गए हैं इस प्रकार से। तो यहाँ पर आपको बताने कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और करेक्ट। तो यहाँ पर ऑप्शन इस प्रकार से दिए, ओनली वन, ओनली टू, बोथ वन एंड टू, या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर क्या सही आंसर है, यहाँ पर जो दोनों स्टेटमेंट्स है ये बिल्कुल सही है, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही आंसर है, बोथ वन एंड टू। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर आपको पूछा गया है, रविंद्रनाथ टैगोर गेव अप हिज नाइटहुड बिकॉज ऑफ। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड क्यों वापस दे दिया था। ब्रूटल सप्रेशन ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जो ब्रूटलिटी के साथ सुप्रेस किया गया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को, या फिर एग्जीक्यूशन ऑफ भगत सिंह, या जलियांवाला बाग ट्रेजेडी के कारण, या फिर चोरी चोरा इंसिडेंट के कारण। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड क्यों जो है गिव अप कर दी थी, वापस दे दी थी, क्यों की थी, क्योंकि उस टाइम पे जलियांवाला बाग जो ट्रेजेडी हुई थी उसके विरोध में इन्होंने अपने नाइटहुड को गिव अप कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर हु वाज द फर्स्ट फील्ड मार्शल ऑफ इंडिया। तो ये फर्स्ट इन वर्ल्ड का ये क्वेश्चन है, फर्स्ट इन इंडिया में जो चीज़ें हुई हैं उसका ये क्वेश्चन है, वर्ल्ड का नहीं है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि पहला फील्ड मार्शल इंडिया का कौन था। SHFG मानेकशॉ, JN चौधरी, KS थिमवैया, या फिर OP मल्होत्रा। तो पहले फील्ड मार्शल थे SHFG मानेकशॉ। ये आप याद रखेंगे, फर्स्ट जो वर्ल्ड में चीज़ें हुई हैं और फर्स्ट जो इंडिया में चीज़ें हुई, स्पोर्ट्स में, एडवेंचर में, या फिर पॉलिटिक्स में कुछ भी जो चीज़ें हैं वो आपको याद होनी
चाहिए, उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हैं आपको करने पड़ेंगे। तो एग्जाम में इसमें से कोई भी चीज़ आ सकती है। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ आप चलते हैं हम। नेम द फर्स्ट फॉर्मर चीफ जस्टिस हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ द स्टेट। तो यहाँ पर आपको पहला ऐसा जो फॉर्मर चीफ जस्टिस है जो कि बाद में अपॉइंट किया गया एज ए गवर्नर ऑफ द स्टेट, ऐसा कौन है जो पहले एक चीफ जस्टिस रह चुका है उसके बाद इनको गवर्नर ऑफ द स्टेट अपॉइंट किया गया है? टी.एस. ठाकुर, रंजन गोगोई, पी. सदाशिवम या फिर एच.एल. दत्तू। सही आंसर है इसका सी ऑप्शन, पी. सदाशिवम। ये आप याद रखें। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। हाउ मेनी लैंग्वेजेस हैव गॉट द स्टेटस ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज इज इन इंडिया। तो इनमें से कितनी लैंग्वेजेस हैं जिनको स्टेटस दिया गया है क्लासिकल लैंग्वेजेस का? लैंग्वेजेस का आपको सारे फैक्ट्स पता होने चाहिए। तो अगर आपको यहाँ पर ये क्वेश्चंस नहीं आते हैं तो आप क्या करेंगे, अगले मॉक टेस्ट के लिए आप तैयारी करेंगे, इन सभी टॉपिक्स को अच्छे से तैयार करके रखेंगे ताकि जब अगले मॉक टेस्ट में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएं तो आप आसानी से इनका जवाब दे सकें। तो ये हमारा सेकंड मॉक टेस्ट है। इससे पहले भी एक मॉक टेस्ट आ चुका है। अगर उसमें आपके जो की एरिया जो आपको प्रिपेयर नहीं थे, अगर वो भी प्रिपेयर किए होंगे तो आज भी आप अच्छा इसमें स्कोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर कितनी लैंग्वेजेस को स्टेटस मिला है क्लासिकल लैंग्वेज का इंडिया में? 4, 5, 6 या फिर 7? सही आंसर है 6 लैंग्वेजेस को मिला है स्टेटस ऑफ क्लासिकल लैंग्वेजेस। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है विच ऑफ इज द मोस्ट एंशिएंट लैंग्वेज ऑफ इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली। तो इनमें से मोस्ट सबसे पुरानी लैंग्वेज कौन सी है इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली की? लैटिन, ईरानी, ग्रीक या फिर संस्कृत? सही आंसर है संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। जुआ बानी इज अ डांस फॉर्म ट्रेडिशनली परफॉर्म्ड इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया बाय दी। जुआ बानी एक डांस फॉर्म है जो ट्रेडिशनली कौन परफॉर्म करता है? नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के लोग जो यहाँ पर इसको परफॉर्म करते हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं? बाय दी जो इस डांस फॉर्म को परफॉर्म करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? दिमासाज, मीजोज, खासीज या फिर बोडोज? सही आंसर है इसका दोस्तों दिमासाज इनको कहा जाता है जो बानी डांस फॉर्म को परफॉर्म करते हैं। तो सारे डांस फॉर्म्स की हर एक इन्फॉर्मेशन, हर एक छोटी माइक्रो इन्फॉर्मेशन आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए। उसके बाद ही आप सभी क्वेश्चंस का जो भी आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, कोई भी एक क्वेश्चन आपको कहीं से भी उठा के पूछा जाए तो आप इजीली आंसर कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको पूछा गया है लवानी डांस बिलोंग्स टू विच स्टेट। अब लवानी डांस किस स्टेट को बिलोंग करता है? मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम या फिर महाराष्ट्र? सही आंसर है महाराष्ट्र को लवानी डांस बिलोंग करता है। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर आपको बताना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ मैटर ऑफ इंटरजेनरेशनल सेंसिबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ यूज ऑफ। तो यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर क्वेश्चन है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक मैटर है इंटरजेनरेशनल सेंसिबिलिटी का किस रिस्पेक्ट में? इन द रिस्पेक्ट ऑफ यूज ऑफ नेशनल रिसोर्स, मटेरियल रिसोर्स, इंडस्ट्रियल रिसोर्स या फिर सोशल रिसोर्स? तो यहाँ पर सही आंसर है ए ऑप्शन, नेशनल रिसोर्स। आई होप सही आंसर दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30 आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है लेफ्ट साइड पर। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो वॉज। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो कि रियो डी जेनेरियो में हुई थी, इनमें से जो दिए गए ऑप्शंस इनमें से कौन सी थी? यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट एंड पोल्यूशन समिट, इंटरनेशनल न्यू इकोनॉमिक्स या फिर नन ऑफ द अबव? तो सही आंसर है दोस्तों इसका ए ऑप्शन, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये कहाँ पे हुई थी? रियो डी जेनेरियो में ये कॉन्फ्रेंस हुई है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में आपको बताना है ड्यू टू अनसेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड लेक ऑफ सैनिटेशन 3 मेन कम्युनिकेबल डिजीजेस इन डेवलपिंग कंट्रीज आर। तो अनसेफ ड्रिंकिंग वाटर और जो सैनिटेशन बहुत कम होने की वजह से डेवलपिंग कंट्रीज़ में अगर आपको पूछा जाए तो 3 ऐसे कौन से कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं जो कि सबसे ज़्यादा हैं, कॉमन है? तो डायरिया, कैंसर, गाउट, मलेरिया एक्यूट डायरिया या फिर सिस्टोसोमियासिस या फिर थर्ड ऑप्शन है ऑर्कोकियासिस, वाइट ब्लाइंडनेस या अर्थराइटिस। फिर डी ऑप्शन है रूमेटिज्म, मलेरिया, एड्स। सही आंसर है इसका दोस्तों मलेरिया, एक्यूट डायरिया और सिस्टोसोमियासिस। ये सही आंसर है बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलते हैं। अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज हैज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू गिवन बाइवेलेंट ORV इन प्लेस ऑफ ट्राइवेलेंट? तो दोस्तों इनमें से किस डिजीज के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ट्राइवेलेंट की जगह पर बाइवेलेंट ORV देने का फैसला किया है? डिफ्थीरिया, मलेरिया, टाइफॉइड या फिर पोलियो?
तो सही आंसर है दोस्तों इसका डी ऑप्शन, पोलियो के लिए यहाँ पर ये फैसला लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलते हैं। मारिया रेसा हैज़ बीन नेम्ड एज द 2021 लॉरेट ऑफ द यूनेस्को फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड। तो मारिया रेसा को नेम किया गया है, 2021 का लॉरेट अवार्ड दिया गया है इनको यूनेस्को में, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड। तो यूनेस्को ने इनको अवार्ड दिया है, कौन सा अवार्ड जो है यूनेस्को का इनको मिला है, वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड या फिर वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2021, वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2021, एटीने ग्लिची अवार्ड। तो मारिया रेसा को कौन सा अवार्ड मिला है, ये सारे अवार्ड्स आपको पता होने चाहिए। 2021 के कौन कौन से इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं, ऑनर्स हैं, वो आपको पता होने चाहिए। तो तभी आप इसका आंसर बता सकते हैं। मारिया रेसा को कौन सा अवार्ड मिला है, उनको मिला है यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2021। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर अब आपको पूछा गया है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ITCZ, अ लो प्रेशर जोन इज लोकेटेड। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन जो कि एक लो प्रेशर जोन रहती है, वो कहाँ पर लोकेटेड होती है? बिटवीन ट्रेड विंड्स एंड वेस्टर्लाइज बेल्ट, ट्रेड विंड्स और वेस्टर्लाइज बेल्ट के बीच में, बिटवीन वेस्टर्लाइज एंड पोलर विंड्स बेल्ट, या फिर नियर बाय द पोल्स, या फिर इक्वेटर पर। तो सही आंसर इसका इक्वेटर पे जो है ITCZ होती है। तो इक्वेटर पे कहाँ ये होती है? ITCZ। तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलते हैं। व्हाट कॉजेज विंड टू डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स लेफ्ट इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। तो इनमें से कौन सी चीज़ जो है कॉज करती है विंड को लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट करने के लिए साउदर्न हेमिस्फीयर में? टेम्परेचर, मैग्नेटिक फील्ड, रोटेशन ऑफ द अर्थ, या फिर प्रेशर। तो विंड को लेफ्ट की तरफ कौन डिफ्लेक्ट करवाता है साउदर्न हेमिस्फीयर में? वो है रोटेशन ऑफ द अर्थ। सी ऑप्शन इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स हैज़ गेन्ड द हाइस्ट ग्रोथ रेट इन द इम्पोर्ट कंपोजिशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी इन द लास्ट ईयर। तो इनमें से कौन सी आइटम्स ने गेन किया है, सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट इसमें से गेन किया है? इनमें से कौन सी आइटम्स ने इम्पोर्ट कंपोजिशन में ऑफ द इंडियन इकोनॉमी लास्ट डेकेड में? पर्ल्स, प्रेशियस एंड सेमी प्रेशियस स्टोन्स, गोल्ड एंड सिल्वर ने, ऑयल, केक एंड अदर सॉलिड रेजिड्यूज ने, या फिर नन ऑफ द अबव। सही आंसर है दोस्तों, आपको बताना है सही आंसर क्या है इसका। सही आंसर है गोल्ड एंड सिल्वर। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर आपको बताना है, ट्राइफेड has collaborated with Niti Aayog to implement Van Dhan Yojana scheme in tribal aspirational districts identified by Niti Aayog. How many tribal aspirational districts are there presently? ट्राइफेड जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसने कोलिब्रेट किया है नीति आयोग के साथ, ताकि वो क्या करें, इम्प्लीमेंट कर सकें वन धन योजना स्कीम को ट्राइबल एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में, जो कि नीति आयोग द्वारा आइडेंटिफाई की जाती हैं। अब आपको बताने कि इनमें से कितनी ट्राइबल एस्पिरेशनल जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो प्रेजेंटली हैं। प्रेजेंटली कितनी ट्राइबल एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं आपको बताना है। 29 है, 41 है, 39 या फिर 18 है। तो सही आंसर है 39 ट्राइबल एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स अभी प्रेजेंटली हैं। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपको पूछा गया है, इन टेनिस हु हैज़ वन द मेंस सिंगल टाइटल एट द इटालियन ओपन 2021। तो इटालियन ओपन 2021 का किसने जीता है मेंस का? नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल, स्टीफेनस सिट्सिपास, या फिर डेनियल मेडवेडेव। तो सही दोस्तों इसका आंसर है, अगर आप स्पोर्ट्स देखते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सही आंसर है इसका राफेल नडाल ने इस बार का इटालियन ओपन जीता था। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं टेनिस से रिलेटेड, जो भी ये होते हैं, US ओपन, इटालियन ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, विंबलडन, इन सभी की चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन सा जो इस साल का किसने जीता है, कौन सा कप किसने जीता है। उसके साथ जो दूसरे जो खेल हैं उनके बारे में आपको कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आप पूछा गया है, विच कंट्री हैज़ टॉप द 2020 डेमोक्रेसी इंडेक्स। 2020 का डेमोक्रेसी इंडेक्स में किसने टॉप किया है? नॉर्वे, सिंगापुर, स्वीडन, या फिर न्यूजीलैंड। सही आंसर है दोस्तों इसका ए ऑप्शन, नॉर्वे। क्वेश्चन नंबर 40 है, अब हमारे पास आ चुका है, विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट वन टू टेबल अ पेपरलेस बजट। तो सबसे पहली स्टेट कौन सी बनी थी इंडिया में जिसने पेपरलेस बजट प्रेजेंट किया था पार्लियामेंट में, अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली में? किसने किया था? केरला में ने, दिल्ली ने, मध्य प्रदेश, या फिर उत्तर प्रदेश ने? सही आंसर है इसका उत्तर प्रदेश, डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41 हमारे पास आ चुका है। अब हमारे पास जीके
विद स्पेशल रेफरेंस टू जेंड के आ चुकी है, जो कि हाँ आपके सिलेबस में 20 मार्क्स की पूछी जाएगी आपके फाइनेंस सब इंस्पेक्टर के पेपर में। तो आई होप आपने 40 में से मैक्सिमम क्वेश्चन जो है अभी तक सही किए होंगे। आखिर में आपको ज़रूर बताना है कि कितने क्वेश्चंस आपने सही किए। उसके लिए आपको वीडियो को पूरा का पूरा देखना पड़ेगा 120 क्वेश्चंस तक। उसके बाद आपको कमेंट करना है कि कितने क्वेश्चंस आपको टोटल सही हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर पूछा गया है लास्ट सदर रियासत ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब यहाँ पर लास्ट सदर रियासत बताया गया कि आखिरी सदर रियासत कौन था जम्मू एंड कश्मीर का। गुलाब सिंह, करण सिंह, रणवीर सिंह या फिर रंजीत सिंह। सही आंसर है आपको पता है करण सिंह, बी ऑप्शन इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ चलते हैं। डैश वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जे.एंड.के ड्यूरिंग द रीन ऑफ महाराजा हरि सिंह। तो इनमें से कौन सा प्राइम मिनिस्टर था जे.एंड.के का महाराजा हरि सिंह के रीन के दौरान। करण सिंह, मेहरचंद महाजन, सैयद मीर कासिम या फिर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। तो कौन थे प्राइम मिनिस्टर जे.एंड.के के जब महाराजा हरि सिंह का रीन चल रहा था जे.एंड.के में, तो तब प्राइम मिनिस्टर थे यहाँ के मेहरचंद महाजन। बी ऑप्शन इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ चलते हैं। हु इज़ द फादर ऑफ डोगरी। डोगरी के फादर कौन है। रामनाथ शास्त्री, तारा स्माइलपुर, करण सिंह या फिर नन ऑफ दी। सही आंसर है इसका रामनाथ शास्त्री, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 44। अच्छबल इज अ टाउन इन डैश डिस्ट्रिक्ट ऑफ जे.एंड.के। अच्छबल किस डिस्ट्रिक्ट का टाउन है। रजौरी, पुलवामा, कुलगाम या फिर अनंतनाग। तो अच्छबल ये है अनंतनाग में है अच्छबल, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों आपको पूछा गया है बादामी बाग इज अ कैंटोनमेंट टाउन इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जे.एंड.के। तो बादामी बाग एक कैंटोनमेंट टाउन है, यानी कि आर्मी यहाँ पर है। तो किस डिस्ट्रिक्ट में है जे.एंड.के की। बारामूला में, श्रीनगर में, शोपियां या फिर बडगाम में। तो बादामी बाग कहाँ पर है आपको पता होगा, तो जल्दी से इसका आंसर आप चुनेंगे। जल्दी से आप इसका आंसर चुन लीजिए। सही आंसर है बी ऑप्शन, श्रीनगर में है बादामी बाग कैंटोनमेंट। क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर पूछा गया है मैगाम इज अ फेमस टाउन एंड अ म्यूनिसिपल कमेटी इन डैश। तो मैगाम एक फेमस टाउन है और एक म्यूनिसिपल कमेटी है, किस में। कुलगाम में, बांदीपुरा में, बडगाम या फिर गांधरबल में। सही आंसर है इसका बडगाम में है मगाम। क्वेश्चन नंबर 47 है आपके सामने। बसोली ब्रिज इज ऑन डैश रिवर। बसोली ब्रिज किस रिवर पे है। झेलम, चिनाब, रावी या फिर मरुसूदर। सही आंसर है बसोली जो ब्रिज है ये है ऑन रावी रिवर इन कठवा। क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ चलते हैं। नेशनल हाईवे 1D, नेशनल हाईवे 1D कनेक्ट्स। तो नेशनल हाईवे 1D किसको कनेक्ट करता है। जम्मू को श्रीनगर के साथ, श्रीनगर को पुलवामा के साथ, श्रीनगर को लेह के साथ या फिर करगिल को जम्मू के साथ। तो सही आंसर है दोस्तों नेशनल हाईवे 1D किसको कनेक्ट करता है, ये कनेक्ट करता है श्रीनगर को लेह के साथ। क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज गार्डन ऑफ ब्लिस। इनमें से कौन सा जो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन दिए गए इसको हम गार्डन ऑफ ब्लिस कहते हैं। शालीमार बाग को, हाड़वान को, और सी ऑप्शन आपके पास दिया गया है निशांत बाग या फिर परी महल। तो सही आंसर आप चुनेंगे जल्दी से। सही आंसर है गार्डन ऑफ ब्लिस कहा जाता है निशांत बाग को, जो कि श्रीनगर में है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ चलते हैं। सही यहाँ पर आपको पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सार्केस्टिकल फॉर्म ऑफ सिंगिंग। सार्केस्टिकल फॉर्म ऑफ सिंगिंग इनमें से कौन सी है। लादिशा, भंड पातर, बच्चा नगमा या फिर कीकली। तो यहाँ पर आपके जे.एंड.के के सारे डांस फॉर्म्स, आर्ट एंड कल्चर जो भी आपके जे.एंड.के का है वो आपने किया होगा। तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है आपके लिए ये। सार्केस्टिकल फॉर्म ऑफ सिंगिंग कौन सी है जे.एंड.के की, वो है ए ऑप्शन लादी शाह। क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपको पूछा गया है मानसबल लेक इज सिचुएटेड इन। मानसबल लेक कहाँ पर सिचुएटेड है। श्रीनगर में, बारामूला में, सोपोर में या फिर हरमुख माउंटेन में। तो मानसबल लेक कहाँ पर सिचुएटेड है। मानसबल लेक है इन सोपोर। मानसबल लेक कहाँ पर है, सोपोर में है मानसबल लेक। इट इज़ वेरी क्लोज टू श्रीनगर। क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ चलते हैं। विच नेशनल पार्क इज कंसिडर्ड एज द लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन द साउथ एशिया। इनमें से कौन सा नेशनल पार्क है जो कि सबसे बड़ा नेशनल पार्क माना जाता है साउथ एशिया का। साउथ एशिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क माना जाता है। इनमें से कौन सा नेशनल पार्क है वो। ढाचीगाम नेशनल पार्क, हेमिस नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क या फिर सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क। तो इनमें से सबसे बड़ा नेशनल पार्क माना जाता है वो है हेमिस नेशनल पार्क। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ चलते हैं। ओरिया इज़ अ डैश कुजीन। ओरिया इज़ अ डैश कुजीन किसकी कुजीन है। ओरिया इज़ अ कश्मीरी कुजीन, किश्तवाड़ी कुजीन, डोगरा कुजीन या फिर लद्दाखी कुजीन। तो ओरिया है एक डोगरा कुजीन, यानी कि एक स्पेशल डिश है डोगरा की।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर हैंडीक्राफ्ट्स ऑफ जेएंडके, इनमें से कौन से हैंडीक्राफ्ट्स हैं जेएंडके के? ऑप्शंस आपके पास हैं तिला वर्क, कंगर, लचका या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इनमें से कौन सा हैंडीक्राफ्ट है जेएंडके का आपको बताना है, जल्दी से आप बता दीजिए। सही आंसर है आप इसमें ऑल ऑफ द अबव, ये सारे हैंडीक्राफ्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर आपको रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 का क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको बताया गया है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख के साथ कौन सा पार्ट जेएंडके रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट का डील करता है? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, ये कौन सा पार्ट है जेएंडके रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 का? पार्ट 3, 4, 5 या फिर 6? सही आंसर है दोस्तों इसका पार्ट 4। पार्ट 4 में क्या आता है? एडमिनिस्ट्रेशन आती है यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख की। क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर दोस्तों बताना है सेक्शन 19 ऑफ जेएंडके रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 डील्स विद। 19वीं सेक्शन जो रहती है जेएंडके रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट की, वो किस चीज़ से डील करती है? सेशंस ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, प्रोरोगेशन एंड डिसोल्यूशन इसमें आता है। उसके बाद बी ऑप्शन है ड्यूरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ, या फिर स्पेशल एड्रेस बाय एलजी टू लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ। तो सेक्शन 19 जो है जेएंडके रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 का, ये डील करता है किसके साथ? स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ। क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर पूछा गया असेंट टू बिल्स। असेंट टू बिल्स जो है ये फ्रेज, ये डील करता है विद विच सेक्शन ऑफ द जेएंडके रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। तो कौन सी सेक्शन में डील करता है ये असेंट टू बिल्स जो दिया जाता है, बिल्स को असेंट जो दिया जाता है, कौन सी सेक्शन में ये बताया गया है जेएंडके रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 की? तो आपको सारी सेक्शंस पता होनी चाहिए, तभी आप इसका आंसर दे पाएंगे। यहाँ पर ऑप्शन है 37, 38, 39 और 40। सही आंसर है यहाँ पर 38 यहाँ पर है, तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर पूछा गया है इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पंचायती राज रिलेटेड प्रोविजंस हैव बीन इम्प्लीमेंटेड। इनमें से किस पार्ट में पंचायती राज के कॉन्स्टिट्यूशन में पंचायती राज रिलेटेड प्रोविजंस जो हैं हैव बीन इम्प्लीमेंटेड, इनमें से किस कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट में पंचायती राज रिलेटेड प्रोविजंस जो हैं इम्प्लीमेंट किए गए हैं? पंचायती राज रिलेटेड प्रोविजंस किस पार्ट में कॉन्स्टिट्यूशन के आते हैं? पार्ट 6, 7, 8 या फिर 9? सही आंसर है यहाँ पर पार्ट 8। क्वेश्चन नंबर 60th आ चुका है हमारा, आखिरी क्वेश्चन है हमारा जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जेएंडके का। यहाँ पर पूछा गया द 73rd अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद। 73rd अमेंडमेंट जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, वो किस चीज़ से डील करती है दोस्तों? तो ये डील करती है विद पंचायती राज। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। तो दोस्तों ये हमारे 60 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब हमारे पास अगला सेक्शन जो है हमारे फाइनेंस सब इंस्पेक्टर के पेपर का, वो आता है यहाँ पर जनरल साइंस, जो कि 20 मार्क्स का है। तो चलिए ये भी देख लेते हैं। आप आई होप आपने अभी तक मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं सही किए होंगे। तो अगर आप इस वीडियो को यहीं तक देख रहे हैं तो वो भी आप आधा स्कोर जो है कि कितने क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चन सही रहे, वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो अब आपको क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ ले जाते हैं। यहाँ पर आपको पूछा गया है एज दिस ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इट इज सेड टू बी इन डैश मोशन। जब एक ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंसेस को कवर करता है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, तब उसको हम क्या कहते हैं? वो किस मोशन में है ऑब्जेक्ट? यूनिफॉर्म मोशन में, लीनियर मोशन में, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में या फिर इक्विलिब्रियम में मोशन में? तो यहाँ पर सही आंसर है सी ऑप्शन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ तक अगर आप आ चुके हैं तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो कुछ टाइम बाद, कुछ समय बाद ये जो है पीडीएफ अपलोड हो जाएगा हमारे चैनल के ऊपर। तो चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप सीधे जो है हमारा चैनल ज्वाइन कीजिए। जॉब्स क्रिएटर के नाम से ये चैनल है टेलीग्राम पे, वहाँ पर भी आप सर्च कर सकते हैं और वहाँ से आपको सीधे सारे के सारे जो फाइनेंस सब इंस्पेक्टर, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट और बाकी जूनियर असिस्टेंट से लेकर सभी जो एग्ज़ाम है, सब इंस्पेक्टर, जेकेपी सब इंस्पेक्टर से लेकर हर एक चीज़ के मॉक टेस्ट वहाँ पर आपको मिलेंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 62, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट? इनमें से कौन सा ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट नहीं है? सन, उसके बाद ऑप्शंस दिए गए इलेक्ट्रिक लैंप, कैंडल या फिर मून। सही आंसर इनमें से कौन सा ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट नहीं है? वो है मून। डी ऑप्शन इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन चेंज एन इंसुलेटर? इनमें से कौन सा इंसुलेटर को चेंज कर सकता है?
करंट इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक फील्ड या फिर ग्रेविटेशनल फील्ड। तो इनमें से कौन सा इंसुलेटर को चेंज कर सकता है, जल्दी से आंसर बताइए। सही आंसर है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो है इंसुलेटर को चेंज कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर पूछा गया है, अ प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन आर लोकेटेड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे विल एक्सपीरियंस। अगर एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में लोकेटेड हैं, तो ये क्या एक्सपीरियंस करेंगे? इक्वल फोर्सेज इन सेम डायरेक्शन, इक्वल फोर्सेज इन अपोजिट डायरेक्शन, इक्वल एक्सेलरेशन इन अपोजिट डायरेक्शन या फिर एक्सेलरेशन इक्वल इन मैग्नीट्यूड। सही ऑप्शन है इसका इक्वल फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन। इक्वल जो फोर्स है अपोजिट डायरेक्शन में ऑब्जर्व करेंगे, इक्वल फोर्स ऑब्जर्व करेंगे एक अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का जो है चार्ज जो इनका अपोजिट रहता है। क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर पूछा गया ओशियन थर्मल एनर्जी इज ड्यू टू। ओशियन थर्मल एनर्जी किस कारण से होती है? ऑप्शन आपके पास है, एनर्जी स्टोर्ड बाय वेव्स इन ओशियन, टेम्परेचर डिफरेंस एट डिफरेंट लेवल्स इन ओशियन, प्रेशर डिफरेंस एट डिफरेंट लेवल्स इन द ओशन या फिर टाइड्स अराइजिंग आउट इन द ओशन। तो ओशन थर्मल एनर्जी किस कारण से होती है? चारों ऑप्शन आपके पास दिए गए। सही आंसर है इसका क्या? ओशन थर्मल एनर्जी होती है जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है डिफरेंट लेवल्स में ओशन की, उस कारण से ओशन थर्मल एनर्जी रहती है। क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ चलते हैं। द मेजर प्रॉब्लम इन हार्नेसिंग न्यूक्लियर एनर्जी इज हाउ टू। जो मेजर प्रॉब्लम होती है न्यूक्लियर एनर्जी को हार्नेस करने के लिए वो क्या रहती है? इज हाउ टू यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, स्प्लिट न्यूक्लियाई, सस्टेन द रिएक्शन, डिस्पोज ऑफ स्पेंट फ्यूल सेफली या फिर कन्वर्ट न्यूक्लियर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सही आंसर है कि कैसे हमने इसको डिस्पोज ऑफ करना है न्यूक्लियर एनर्जी को जो कि स्पेंट की गई है फ्यूल सेफली में। क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ अब आपको चलना है। यहाँ पर आपको बताना है, इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट मोर इलेक्ट्रिक पावर कैन बी जनरेटेड इफ वाटर फॉल्स फ्रॉम अ ग्रेटर हाइट बिकॉज। अब हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में आपको ये पता है कि जब इलेक्ट्रिक पावर जो है हम उतनी ही ज़्यादा जनरेट कर सकते हैं जितनी ज़्यादा हाई वाटरफॉल जो है वहाँ सर, अगर ज़्यादा हाइट है वाटरफॉल की तो जितनी ज़्यादा हाइट होगी तो उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक पावर हमें मिलेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन इस प्रकार से, इट्स टेम्परेचर, क्यों ऐसा होता है ये आपको बताना है। इट्स टेम्परेचर इंक्रीज, क्योंकि इसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है। लार्ज अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होती है काइनेटिक एनर्जी में, या फिर द इलेक्ट्रिसिटी कंटेंट ऑफ वाटर इंक्रीज विद हाइट। जो इलेक्ट्रिसिटी कंटेंट है वाटर का वो हाइट के साथ इंक्रीज होता है, या फिर मोर वाटर मॉलिक्यूल्स डिसोशिएट होते हैं आयंस में। सही आंसर है इसका, क्योंकि लार्ज जो अमाउंट रहती है पोटेंशियल एनर्जी का ज़्यादा अमाउंट जो रहता है वो कन्वर्ट होता है काइनेटिक एनर्जी में। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ चलते हैं। चार्ज ऑन प्रोटॉन इज इक्वल टू द चार्ज ऑन डैश। जो प्रोटॉन पे चार्ज रहता है वो इक्वल रहता है किसके? वो इक्वल रहता है चार्ज ऑन पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज बिल्कुल इक्वल रहता है। क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, जे थॉमसन प्रपोज्ड मॉडल ऑफ एक्शन इज जनरली कॉल्ड। जो जे थॉमसन ने जो मॉडल प्रपोज किया था, मॉडल ऑफ एक्शन, उसको जनरली किस नाम से जानते हैं? क्रीम एंड केक मॉडल, प्लम एंड पुडिंग मॉडल, प्लम एंड केक मॉडल या फिर क्रीम एंड पुडिंग मॉडल। तो जे थॉमसन का जो प्रपोज मॉडल था ऑफ एक्शन, वो उसको हम जनरली हम किस नाम से जानते हैं? वो हम जानते हैं प्लम एंड पुडिंग मॉडल। क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ चलते हैं दोस्तों। लेफ्ट हैंड साइड पर आ चुका है आपका 70 क्वेश्चन फाइनेंस सब इंस्पेक्टर के साइंस पोर्शन का। When the milk is churned vigorously, the cream from it is separated out due to। अब मिल्क को जब विगरसली चर्न किया जाता है तो क्रीम जो रहती है उससे सेपरेट होती है। किस कारण से ये सेपरेट होती है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से या फिर सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से। तो ये सेपरेट होती है क्रीम किस वजह से? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से जो रहती है, जो कि इनवर्ड फोर्स रहती है, उसकी वजह से जो है ये क्रीम सेपरेट होते हैं मिल्क से। 71 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग जेमस्टोन्स कंटेन बेरिलियम मेटल। तो इनमें से कौन सा जेमस्टोन में बेरिलियम मेटल रहता है? तो इनमें से कौन से जेमस्टोन में बेरिलियम मेटल रहता है? टोपाज में रहता है, एमराल्ड में रहता है, रबी में रहता है या फिर ब्लू सफायर में रहता है? तो बेरिलियम मेटल किस में रहता है? वो रहता है एमराल्ड। यहाँ पर इस जेमस्टोन में ये बेरिलियम मेटल रहता है। क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपको पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज्ड बाय वायरस नेम्ड वेरिसिला जोस्टर। तो इनमें से कौन सा जो यहाँ पर डिजीज़ है वो वेरिसिला जोस्टर वायरस कॉज करता है? रेबीज, चिकन पॉक्स,
पोलियो या फिर कॉलरा? सही आंसर है वेरिसिला जोस्टर कॉज करता है चिकन पॉक्स को। बी ऑप्शन इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर पूछा गया देयर इज नो वैक्सीन फॉर विच आर द फॉलोइंग हेपेटाइटिस वायरसेस। तो इनमें से किसके लिए वैक्सीन नहीं है? किस हेपेटाइटिस जो वायरस रहता है हेपेटाइटिस का, इनमें से किस हेपेटाइटिस के वायरस के लिए वैक्सीन नहीं है? हेपेटाइटिस ए, डी, बी या फिर हेपेटाइटिस सी? सही आंसर है इनमें से हेपेटाइटिस सी वायरस के लिए वैक्सीन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 75 आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। स्मॉल पॉक्स वॉज डिक्लेयर्ड इरेडिकेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड इन। तो स्मॉल पॉक्स जो डिजीज है वो इरेडिकेट डिक्लेयर कब किया गया था वर्ल्ड में, कि पूरी तरीके से इरेडिकेट हो चुका है वर्ल्ड से? ऑप्शन आपके पास हैं 1975, 80, 1996 या फिर 2008। तो सही आंसर है इसका पूरी तरीके से स्मॉल पॉक्स को इरेडिकेटेड वर्ल्ड में कब माना गया था? माना गया था 1980 में। क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ चलते हैं। टोकोफेरोल इज बायोलॉजिकल नेम ऑफ विच विटामिन? तो टोकोफेरोल जो है बायोलॉजिकल नेम है किस विटामिन का? ए का, डी का, ई का या फिर के का? तो टोकोफेरोल जो है ये बायोलॉजिकल नेम है विटामिन ई का। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। टोकोफेरोल जो है बायोलॉजिकल नेम है विटामिन ई का। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फैट सोलेबल विटामिन? इनमें से कौन सा फैट सोलेबल विटामिन है? सी, के, बी2 या फिर एच? तो फैट सोलेबल विटामिन इनमें से कौन सा है? इनमें से यहाँ पर विटामिन के जो है ये फैट सोलेबल विटामिन है, बाकी सारे ये वाटर सोलेबल विटामिन हैं। क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर पूछा गया द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल ट्रांजिशन वाज फर्स्ट यूज बाय? इकोलॉजिकल ट्रांजिशन का ये कॉन्सेप्ट जो है सबसे पहले किसने यूज़ किया था? एल्टोन ने, बेनेट ने, बर्कले ने या फिर रैट्ज़ल ने? तो इकोलॉजिकल ट्रांजिशन का कॉन्सेप्ट यूज़ किया था सबसे पहले बेनेट ने। क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर पूछा गया द मैकेनिज्म ऑफ इकोसिस्टम इन्वॉल्व। इकोसिस्टम का मैकेनिज्म में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व रहती हैं? एनर्जी फ्लो, बायो जियोकेमिकल साइकिल, बोथ ए एंड बी। तो मैकेनिज्म जो रहता है इकोसिस्टम का उसमें क्या चीज़ें इन्वॉल्व रहती हैं? डी ऑप्शन आपके पास इस प्रकार से नन ऑफ द अबव। तो मैकेनिज्म जो रहता है इकोसिस्टम का वो इन्वॉल्व करता है एनर्जी फ्लो और बायो जियोकेमिकल साइकिल दोनों को। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ चलते हैं। द इकोलॉजिकल पैरामिड दैट इज ऑलवेज अपराइट इज? इकोलॉजिकल पैरामिड जो कि हमेशा अपराइट रहता है वो कौन सा रहता है? पिरामिड ऑफ एनर्जी, बायोमास, नंबर या फिर नन ऑफ द अबव? द इकोलॉजिकल पैरामिड जो हमेशा अपराइट रहता है वो है पिरामिड ऑफ एनर्जी। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। अब आपके पास यहाँ पर अगला सेक्शन जो है आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है जो कि है मेंटल एबिलिटी का। तो इसमें भी आपको 20 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे मेंटल एबिलिटी के सेक्शन को। तो दोस्तों हमारे रीजनिंग का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 81। यहाँ पर ये लेटर सीरीज का क्वेश्चन है LTMSN और OQ। उसके बाद आपको बताना है कि इसका अगला क्या आएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको एक्सप्लेन करने की भी मुझे ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर L के बाद M है, यहाँ पर L के बाद M है, M के बाद N है, N के बाद O है। तो O के बाद क्या आएगा? O के बाद आएगा P। उसके बाद यहाँ पर उल्टा दिया गया है, Q है, फिर उसके बाद R है, फिर S है, फिर T है। तो Q के पहले क्या आएगा? यहाँ पर भी P ही आएगा। तो सही आंसर है डी ऑप्शन इसका सही आंसर बन जाएगा। तो दोस्तों इसी प्रकार से आपको अगला क्वेश्चन भी यहाँ पर इस प्रकार से दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 82। तो यहाँ पर भी लेटर सीरीज का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 82 में आपको इस प्रकार से दिया गया है XBF UDK RFO और OHR। तो यहाँ पर दोस्तों इस प्रकार से सीरीज़ है। यहाँ पर कैसे है? यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर अगर उल्टा स्टार्ट करेंगे तो O से R का जो डिफरेंस है तो इसमें MNO O PQR यानी कि +3 किया गया है। इसी प्रकार से इसमें भी R से U में +3 किया गया है। उसके बाद U से X में भी +3 किया गया है। इसी प्रकार से अब हमारा यहाँ पर जो पहला लेटर आएगा तो यहाँ पर O से यहाँ पर हम किस चीज़ से +3 करके O आएगा तो LMNO। तो L यहाँ पर पहला लेटर बन जाएगा। उसके बाद B के बाद आपके पास C और D है, एक छोड़ के D है। D के बाद E F है, F के बाद G H है, तो H के बाद I J आएगा। तो LJ
और थर्ड जो लेटर अब आपका बनेगा वो है +4 करके, FGHIJ K +4 KIJKLMNO, फिर उसके बाद O के बाद PQOMNOPQR, तो +4 करके R आया है यहाँ पर। तो LJT हमारा यहाँ पर आंसर बन जाएगा, सी ऑप्शन इसका सही आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ चलते हैं। इसी प्रकार से आपको सारे चीज़ें ये करनी है, ज़्यादा टफ नहीं है यहाँ पर। ये रीजनिंग यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो दोनों के दोनों क्वेश्चन आपने सही किए होंगे। उसके बाद इफ़ इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज मार्च इज रिटन एज OCTEJ, देन हाउ विल रिटर्न बी रिटन इन दैट लैंग्वेज। अगर किसी लैंग्वेज में मार्च को OCTEJ के कोड में लिखा गया है, तो उसके बाद रिटर्न जो है किस कोड में लिखा जाएगा। तो मार्च को लिखा गया है MNO, एक एक छोड़ के यहाँ पर बताया गया है ABC, RSTCDEHIJ। तो यहाँ पर रिटर्न का कोड क्या आएगा, RST, उसके बाद आएगा EFG, देन TUV, UVW, RST एंड देन NOP। तो ये आपका आंसर बन जाएगा TGVWTP। सी ऑप्शन इसका सही आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ चलते हैं। इफ इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज हाउ ओल्ड आर यू इज रिटन एज को टू पो हा, एंड यू आर वेरी ब्यूटीफुल इज रिटन एज ना पो डा टू। इसको हम इस प्रकार से पढ़ लेते हैं, इजी रहेगा आपके लिए। देन हाउ विल हाउ बी रिटन इन दैट लैंग्वेज। तो यहाँ पर आपको कोड लैंग्वेज दी गई है, तो यहाँ पर आपको हाउ का कोड निकालना है। तो दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार से दिया गया, अगर यहाँ पर दिया गया हाउ ओल्ड आर यू, आर यहाँ पर कॉमन है, और यहाँ पर भी यू आर ब्यूटीफुल में वेरी ब्यूटीफुल में कॉमन है। तो यहाँ पर दोनों में देखना है आपको कौन सा कॉमन कोड है दोनों के लिए, को टो पो हा ना पो डा टू। तो पो यहाँ पर भी है और पो यहाँ पर भी है, यानी कि आर का कोड क्या है, आर का कोड है पो, आर का कोड है पो। अब यहाँ पर जो चीज़ अगली आपको देखनी है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों में को टो पो हा और ना पो डा टो, यहाँ पर दोनों चीज़ों में टू कॉमन है। तो जब टू दोनों में है तो यहाँ पर आपको हाउ जो है एक ही में दिखेगा, तो टू भी हाउ का कोड नहीं है। तो टू और टी ओ और पी ओ, टू और पो ये हाउ का कोड नहीं है। तो आपके पास बचता क्या है, के ओ और एच ए, तो को और हा। तो इनमें से आपके पास जैसे ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं के ओ एच ए, के ओ और एच ए, तो यहाँ पर सही आंसर बनेगा के ओ और एच ए। इनमें से कोई भी कोड इसका आ सकता है। तो यहाँ पर जो सही आंसर है इसका सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ चलते हैं। इसी प्रकार से आपको करना है ये वाला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 85 में क्या करना है, अ वॉच इज सो प्लेस दैट एट 4 PM द मिनट हैंड पॉइंट्स टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट, इन विच डायरेक्शन डज द आवर एंड पॉइंट्स एट 7 PM। तो यहाँ पर एक वॉच दी गई है, इस प्रकार से प्लेस की है कि 4 बजे जो मिनट हैंड है, मिनट हैंड जो है 4 बजे नॉर्थ वेस्ट की तरफ है। 4 अगर नॉर्मल क्लॉक में देखा जाए तो मिनट हैंड जो रहता है 4 बजे जो है मिनट हैंड किस डायरेक्शन में होता है, नॉर्थ डायरेक्शन में रहता है। पर यहाँ पर ये नॉर्थ वेस्ट में है, नॉर्थ वेस्ट में है। तो अगर हम इस प्रकार से देखें, तो अगर क्लॉक को यहाँ पर हम बनाएं, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो 4 बजे जो है मिनट हैंड इस प्रकार से होता है, नॉर्थ नॉर्थ डायरेक्शन में। पर यहाँ पर जो दिया गया है वो नॉर्थ वेस्ट में है, ऐसे है। अब इन विच डायरेक्शन डज द आवर एंड पॉइंट्स एट 7 PM, अगर ये यहाँ पर है तो 7 PM पे जो आवर एंड है वो किस डायरेक्शन में फेस कर रहा होगा। तो आवर एंड जब यहाँ पर है ऐसे है, ये 4 बजे इस तरीके से होगा। तो आवर एंड जो है 7 बजे किस डायरेक्शन में होगा, तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो आवर एंड जो है ये इन जो चारों डायरेक्शन दी गई, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट या फिर साउथ ईस्ट में से ये होगा साउथ ईस्ट में, साउथ ईस्ट में होगा। तो ये आपको अच्छे से आप क्लॉक बना के यहाँ पर देख के इसका आंसर आप निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 का बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। उसके बाद इसी प्रकार से आपको यहाँ पर दिया गया है फिर से एक ये डायरेक्शन सेंस का क्वेश्चन है। मोहन वॉक्ड 30 मीटर टुवर्ड्स साउथ। तो यहाँ पर इस प्रकार से है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको इस प्रकार से एक क्वेश्चन दिया गया है।
तो यहाँ पर आपको सबसे पहले डायरेक्शंस बनानी है। ये आ गया ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। तो यहाँ पर आपको दिया गया है मोहन वॉकड 30 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ। तो यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ से 30 किलोमीटर इस तरफ चला। देन 30 मीटर के बाद ये टुक अ लेफ्ट टर्न एंड 15 मीटर चला इस साइड। उसके बाद ही देन टुक अ राइट टर्न एंड वॉक 20 मीटर उसके बाद चला। तो 20 मीटर यहाँ तक चला। तो उसके बाद इसने ही अगेन टुक राइट टर्न एंड वॉकड 15 मीटर। उसके बाद अगेन राइट टर्न लिया इसने और 15 मीटर ये चला। तो 15 मीटर ये फिर से चला। हाउ फॉर इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट? तो स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है? तो 30 और इसमें से हम माइनस करेंगे 15, तो आएगा यहाँ पर इस प्रकार से हम इसको देखेंगे। तो यहाँ पर सही आंसर आएगा, 50। यहाँ पर मेरे को बनाने में थोड़ी सी गलती हो गई है, सॉरी फॉर दैट। इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। इस प्रकार से है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले यहाँ पर 30 मीटर टुवर्ड्स साउथ, 30 मीटर ये साउथ की तरफ चला है। उसके बाद ये लेफ़्ट की तरफ चला है, राइट नहीं, लेफ़्ट की तरफ चला है, वो चला है 15 मीटर। उसके बाद अगेन इसने राइट टर्न लिया है और 20 मीटर चला है ऐसे। तो ही अगेन टू का राइट टर्न। उसके बाद फिर से ये किस तरफ चला है, ये यहाँ पर राइट टर्न लिया है इसने और ये 15 मीटर चला है। यहाँ पर है अभी, और ये यहाँ पर इनिशियल पोजीशन है। तो ये अगर 30 है और ये अगर 20 है, तो 30 प्लस 20 हो गया कितना, 50। तो 50 मीटर इसका सही आंसर है। आई होप ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन नंबर 87 की इसी प्रकार से अब आपको 87th क्वेश्चन भी करना है। रश्मि गोज टुवर्ड्स ईस्ट, ये ईस्ट की तरफ चली फ्रॉम पॉइंट पी एंड देन टर्न्स लेफ्ट, ये फिर उसके बाद लेफ्ट की तरफ चली। शी वॉक्स सम डिस्टेंस एंड देन टर्न्स हर राइट। विच डायरेक्शन इज शी फेसिंग नो? तो किस डायरेक्शन में भी फेस कर रही है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट या साउथ? तो बहुत ही सिंपल आंसर है इसका, ईस्ट की तरफ ये अभी फेस कर रही है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, आप इसको बनाकर देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपको पूछा गया है, इंट्रोड्यूसिंग अ मैन, अ वुमन सेड ही इज़ द ओनली सन ऑफ माई मदर्स मदर। तो यहाँ पर मैन को इंट्रोड्यूस करते हुए एक वुमन कहती है कि ये ही इज़ द ओनली सन है मेरी मदर का। तो ही इज़ द ओनली सन ऑफ माई मदर्स मदर। तो दोस्तों यहाँ पर भी आपको इस प्रकार से देखना है। तो यहाँ पर ही इज़ द ओनली सन ऑफ माई मदर के मदर का, यानी कि इसकी ग्रैंड मदर का सन, यानी कि इसकी मदर का ब्रदर। तो इसकी मदर का ब्रदर, इसको क्या रिलेशन होगा, वो होगा अंकल का रिलेशन होगा। तो अब यहाँ पर बताना है वुमेन कैसे रिलेटेड है मैन के साथ। तो वुमेन कैसे रिलेटेड है, तो अगर ये अंकल होगा तो ये नीस होगी इसकी। तो सिंपल सा आंसर है इसका, सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 89 में भी इसी प्रकार से करना है। इफ बी सेज दैट हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ एज मदर, हाउ इज ए रिलेटेड टू बी? तो दोस्तों यहाँ पर आपको किस प्रकार से पूछा गया है कि इफ बी सेज दैट हिज मदर, बी की मदर जो है यहाँ पर इज द ओनली डॉटर ऑफ एज मदर, ओनली डॉटर है, एक ही डॉटर है, तो एक ही डॉटर है ऑफ एज मदर यानी कि एक ही माँ। तो मदर है ये ए की, यानी कि यहाँ पर इस प्रकार से ये ए और जो बी ए है और बी की ए क्या है, ए यहाँ पर ब्रदर हो गया बी की मदर का। तो ए कैसे बी के साथ रिलेटेड है, ए कैसे रिलेटेड है बी के साथ, ये है अंकल। तो हाउ इज ए रिलेटेड टू बी, ही इज अंकल ऑफ बी। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर भी दोस्तों आपको इसी प्रकार से करना है, सी इज द मदर ऑफ ए एंड बी, इफ डी इज द हस्बैंड ऑफ बी देन व्हाट इज सी टू डी। तो इसी प्रकार से अगर सी मदर है ए और बी की और डी हस्बैंड है बी का, देन व्हाट इज सी एंड डी, सी और डी क्या होगा, तो ये होंगे
आपस में मदर, ऑन्ट, मदर इन लॉ या फिर सिस्टर। तो सही आंसर है इसका 90th का सही आंसर है सी ऑप्शन। तो सही आंसर क्या है इसका? सी ऑप्शन, मदर इन लॉ होंगे। हाँ, अब इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 91 से लेकर 94 तक ये डायरेक्शंस दिए गए हैं। इन दीज क्वेश्चंस 2 और 3 स्टेटमेंट्स आर गिवन फॉलोड बाय 2 कंक्लूजन्स। यहाँ पर 2 से 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और इसमें 2 कंक्लूजन्स भी दिए गए हैं, 1 एंड 2। यू हैव टू टेक द गिवन स्टेटमेंट्स ट्रू। यहाँ पर आपको इन स्टेटमेंट्स को आपको सही लेना है। एंड इवन इफ दे सीम टू बी एट वेरियंस फ्रॉम कॉमनली नोन फैक्ट्स एंड देन डिसाइड विच ऑफ द गिवन कंक्लूजन लॉजिकली फ्लोज। फिर उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि जो लॉजिकली जो है कौन सा कंक्लूजन फॉलो करता है गिवन स्टेटमेंट्स को, डिसरिगार्डिंग कॉमनली नोन फैक्ट्स को आपको बिल्कुल डिसरिगार्ड करना है। तो आपको सिर्फ स्टेटमेंट्स देखने, उसके बाद आपको कंक्लूजन पे देखना है कि इस स्टेटमेंट के हिसाब से कौन सा कंक्लूजन सही है यहाँ पर। तो आपको आंसर किस प्रकार से देना है? क्वेश्चन नंबर 91 से लेकर 94 तक आपको आंसर इस प्रकार से देना है। अगर इधर कंक्लूजन, अगर कोई भी एक कंक्लूजन सही है, 1 या फिर 2 दोनों सही हो सकते हैं, तो तब ए ऑप्शन आपको देना है। अगर दोनों कंक्लूजन सही हैं तब बी ऑप्शन देना है। अगर कोई भी कंक्लूजन सही है तो तब सी ऑप्शन। और अगर कंक्लूजन 2 सही है तो डी ऑप्शन। अगर कंक्लूजन 1 सही है तो तब ई ऑप्शन। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर क्या क्या स्टेटमेंट दिए गए हैं? 91 में दिए गए हैं स्टेटमेंट्स ऑल फोटोज और सिग्नेचर्स। तो यहाँ पर दिया गया है ऑल फोटोज और सिग्नेचर्स। फोटोज जो हैं सभी सिग्नेचर्स में है। उसके बाद ऑल ट्यूब्स और सिग्नेचर्स। तो सारे ट्यूब्स भी जो हैं वो सिग्नेचर्स में है। तो कंक्लूजन क्या यहाँ पर बताया गया है? एटलीस्ट सम ट्यूब्स आर फोटोज। एटलीस्ट कुछ ट्यूब्स जो हैं वो फोटोज हो सकती हैं या फिर सभी फोटोज जो हैं वो ट्यूब्स भी हो सकती हैं। तो दोनों कंक्लूजन्स इसके बेसिस पे आपको बतानी है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है कि दोनों कंक्लूजन्स हैं इन स्टेटमेंट्स के हिसाब से दोनों कंक्लूजन्स गलत हैं। तो कैसे दोनों कंक्लूजन्स गलत हैं? तो यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो है ऑल फोटोज और सिग्नेचर्स, सारे फोटो सिग्नेचर्स में, ऑल ट्यूब्स और सिग्नेचर्स में। तो यहाँ पर एटलीस्ट सम ट्यूब्स आर फोटोज, कुछ ट्यूब्स जो हैं फोटोज़ में आ सकते हैं। तो ये बिल्कुल यहाँ पर ये फैक्ट नहीं है कि सारी कुछ ट्यूब्स जो हैं फोटोज़ में आ सकती हैं, ये अलग भी हो सकती हैं ट्यूब्स। तो ये कंक्लूजन गलत है। फिर ऑल फोटोज़ आर ट्यूब्स, सभी फोटोज़ हैं ट्यूब्स हैं, तो ये भी गलत है क्योंकि ये अलग भी हो सकता है। तो इस बेसिस पे सही आंसर आएगा सी ऑप्शन, जो हमारा जिसमें दोनों कंक्लूजन सही नहीं रहते हैं। तो फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 92। यहाँ पर जो स्टेटमेंट दिए गए हैं, ऑल हॉर्सेस आर गोट्स एंड नो गोट इज़ अ डंकी। ऑल हॉर्सेस, सभी हॉर्सेस जो हैं किसके अंदर हैं? गोट्स के अंदर है। गोट्स के अंदर है ऑल हॉर्सेस। उसके बाद दिया गया है नो गोट इज़ अ डंकी। कोई भी गोट डोंकी नहीं है। तो डोंकी कोई भी गोट नहीं है। तो यहाँ पर आपके पास कंक्लूजन दिए गए हैं, नो हॉर्स इज़ अ डंकी, कोई भी हॉर्स डोंकी नहीं है। उसके बाद एटलीस्ट सम गोट्स और हॉर्सेस, एटलीस्ट कुछ गोट्स जो हैं हॉर्सेस हैं। तो दोस्तों यहाँ पर दोनों जो कंक्लूजन है स्टेटमेंट्स के हिसाब से बिल्कुल सही हैं। तो यहाँ पर सही ऑप्शन आएगा बी ऑप्शन, सही ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर भी आपको इस प्रकार से स्टेटमेंट दिए गए हैं, सम बुक्स और कॉर्स और ऑल बुक्स और टॉट्स। यहाँ पर कुछ बुक्स जो हैं यहाँ पर कॉर्स बताई गई हैं, कुछ बुक्स जो हैं कॉर्स हैं, ऑल बुक्स और टॉट्स। तो सभी बुक्स जो हैं किसके अंदर आती हैं? टॉट्स के अंदर आती हैं। तो यहाँ पर कंक्लूजन क्या क्या दिया गया है? सम कार्स और टॉट्स। तो कुछ कार्स जो हैं टॉट्स के अंदर आती हैं, क्योंकि सभी बुक्स जो हैं टॉट्स हैं तो कुछ कार्स जो हैं टॉट्स के अंदर आएंगी। पहला सही है। ऑल कार्स और टॉट्स, सभी कार्स जो हैं टॉट्स हैं, तो ये गलत है। तो पहला सही है और दूसरा गलत है। तो तब क्या आता है? तब कौन सा आंसर आता है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तब हमारे पास जो है पहला अगर ऑप्शन सही होता है और दूसरा गलत होता है तो तब हमारे पास आंसर आता है ई ऑप्शन, अगर सिर्फ पहला कंक्लूजन सही है तो यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 93 है जिसका सही आंसर आएगा ई ऑप्शन।
क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ चलते इसी प्रकार से यहाँ पर भी स्टेटमेंट दिया है कि ऑल शोर्स आर ब्लैक बीचेस, सम बीचेस आर कोस्ट्स। सभी शोर्स जो हैं बीचेस हैं। यहाँ पर बताया गया है कि सभी शोर्स जो हैं वो बीचेस हैं, शोर्स हैं जो कि बीचेस हैं। और ऑल बैंक्स आर कोस्ट्स, सभी सम बीचेस आर कोस्ट्स, कुछ बीचेस जो हैं वो कोस्ट्स हैं। और ऑल बैंक्स और कोस्ट, और सारे बैंक्स जो हैं वो कोस्ट के अंदर हैं। तो सारे बैंक्स जो हैं वो कोस्ट के अंदर है। तो सम बैंक्स और बीचेस, कुछ बैंक्स जो हैं बीचेस हो सकती हैं, ऐसा नहीं है। नो बैंक्स इज़ अ शोर, कोई भी बैंक शोर नहीं है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है सी, यानी दोनों कंक्लूजन फॉलो नहीं करते हैं। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 95। तो यहाँ पर इस प्रकार से रिचा एंड रागिनी स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इन अपोजिट डायरेक्शंस एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर एंड 5 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। हाउ मेनी किलोमीटर विल दे बी अपार्ट फ्रॉम ईच अदर इन 5 आवर्स। तो रिचा और रागिनी जो है दोनों ने स्टार्ट किया वॉकिंग, फिक्स्ड पॉइंट से स्टार्ट किया इन्होंने वॉक करना, अपोजिट डायरेक्शन में वॉक कर रही हैं। एक जो है एवरेज स्पीड जो है 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रिचा ट्रेवल कर रही है और 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रागनी ट्रेवल कर रही है। और हाउ मैनी किलोमीटर विल दे बी अपार्ट फ्रॉम ईच अदर इन 5 आवर्स। तो 5 घंटों के बाद कितने किलोमीटर ये दोनों एक दूसरे से अपार्ट होंगे। तो एक फिक्स पॉइंट से दोनों स्टार्ट कर रहे हैं। तो 60 किलोमीटर, 35, 55 या फिर 40। तो क्या इसका सही आंसर है वो आपको बताना है। तो दोस्तों ये भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको देखना है कि जैसे कि यहाँ पर रिचा जो है 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रही है, तो 6 × 5 आवर्स के लिए उसने ट्रेवल किया स्पीड। तो यहाँ पर हमारे पास 30 किलोमीटर आ जाएगा, स्पीड इंटू टाइम हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा 30 किलोमीटर। उसके बाद जो हमारे पास रागिनी है ये जो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, तो 5 × 5 ये हमारे पास आ जाएगा 25 किलोमीटर। तो 25 + 30, क्योंकि दोनों जो अपोजिट डायरेक्शन में एक स्टार्टिंग पॉइंट से हैं, तो 30 और 25 को हमें प्लस करना पड़ेगा, तो हमारे पास आ जाएगा 55। सी ऑप्शन इसका सही आंसर बन जाएगा, 95 का सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर अब आपके पास ये ट्रेन के ऊपर ये क्वेश्चन बेस्ड है, टाइम एंड डिस्टेंस का। तो यहाँ पर ट्रेन 270 मीटर लॉन्ग पासिस अ स्टैंडिंग मैन इन 24 सेकेंड। तो एक ट्रेन है जो कि 270 मीटर की लंबी है, एक स्टैंडिंग मैन को उसने पास किया 24 सेकेंड में। एक 270 मीटर की ट्रेन है, 24 सेकेंड में एक स्टैंडिंग मैन को इसने पास किया। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर में इसकी स्पीड क्या रहेगी ट्रेन की। तो यहाँ पर दोस्तों ये भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या करना है आपको, अब देखो यहाँ पर क्या है कि ट्रेन की स्पीड आपको मालूम करनी है। तो स्पीड ऑफ ट्रेन यहाँ पर इक्वल टू क्या रहेगी, स्पीड ऑफ ट्रेन होगी, क्योंकि स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस है यहाँ पर लेंथ ऑफ ट्रेन, और टाइम यहाँ पर कितना है, यहाँ पर ये 24 सेकेंड है। तो लेंथ कितनी है, लेंथ है 270, कितनी है सॉरी यहाँ पर 270 मीटर है, और टाइम हमारे पास है 24। तो ये किस में है, मीटर पर सेकेंड में है ये। तो मीटर पर सेकेंड में आ गया, तो 270/24 अगर हम करेंगे तो उसके बाद हमें, क्योंकि ये मीटर पर सेकेंड में है, तो 270/24 को हमें क्या करना पड़ेगा, 270/24 को हम मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो 18/5। तो 18/5 करेंगे, तो इसके बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा, क्या आएगा हमारे पास आंसर, इसके बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 81/2। तो 14:1/2 किलोमीटर पर आवर, ये हमारा इसका आंसर आएगा। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 97 की तरफ चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर आपको बताएं, इन आवर अ बोट गोज 11 किलोमीटर अलॉन्ग द स्ट्रीम। एक घंटे में अगर एक बोट जो है 11 किलोमीटर चलती है एक स्ट्रीम के अंदर, एंड 5 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम। तो अलॉन्ग द स्ट्रीम अगर ये बोट के हिसाब से ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर बोट 11 किलोमीटर ट्रैवल करती है स्ट्रीम के जहाँ जिस तरफ स्ट्रीम चल रहा है उसमें 11 किलोमीटर चल रही है, और अगेंस्ट द स्ट्रीम 5 किलोमीटर चल रही है, तो स्पीड क्या रहेगी स्ट्रीम की किलोमीटर पर आवर में, ये भी आपको बताना है। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको क्या करना है, तो यहाँ पर अगर एक बोट है 1 घंटे में ये ट्रैवल कर रही है इन आवर, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको
अगर अलोंग द स्ट्रीम चल रही है तो उसकी स्पीड क्या होगी, और अगेंस्ट द स्ट्रीम चल रही है तो उसकी स्पीड क्या होगी। तो ये आपको हम लेट करते हैं कि जो अब हम स्ट्रीम की स्पीड और बोट की स्पीड आपको यहाँ पर लेट करनी है। हम स्ट्रीम की स्पीड जो है यहाँ पर लेट करते हैं कि वो है x किलोमीटर। अगर x किलोमीटर है और स्ट्रीम की है x किलोमीटर, और वाटर की सॉरी यहाँ पर बोट की हम कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, आपको स्ट्रीम की स्पीड को लेट करना है। स्पीड ऑफ यहाँ पर स्ट्रीम ST, यहाँ पर हम सीधे लिखते हैं स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर x किलोमीटर पर आवर है हमारे पास स्ट्रीम की स्पीड है। उसके बाद हम लेट करते हैं कि स्पीड जो हमारे पास है बोट की, स्पीड ऑफ बोट हमारे पास फॉर एग्जांपल है y किलोमीटर पर आवर। तो अब हमारे पास x और y है। तो आपको पता है कि जब अलोंग द स्ट्रीम बोट जाएगी तो बोट की स्पीड और जो बोट की स्पीड होगी और जो स्पीड स्ट्रीम की रहेगी वो प्लस हो जाएगी। तो यानी कि x प्लस वाई जो है यहाँ पर हमारे पास कितना है, जब अलोंग द स्ट्रीम जा रहा है तो 11 किलोमीटर है। तो अगेंस्ट द स्ट्रीम जब जा रहा है तो x माइनस वाई हो जाएगा, क्योंकि x जो है स्ट्रीम की स्पीड है और बोट की स्पीड अपोजिट हो जाएगी, तो x माइनस वाई हो जाएगा। तो अगेंस्ट द स्ट्रीम कितनी है, 5 किलोमीटर है। तो 11 किलोमीटर और 5 किलोमीटर है। तो x प्लस वाई जो है और x माइनस वाई जो कि हमारे पास 5 है, दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं। तो दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हमारे पास x हमारे पास आ जाएगा क्या, हमारे पास x जो है वो आ जाएगा 8 और y हमारे पास आ जाएगा 3। तो यहाँ पर x हमने लेट क्या किया था, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो वही हमने निकालनी है। तो x हमारे पास क्या आ गया, 8। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। दोस्तों इसी के साथ अब हम क्वेश्चन नंबर 98 से लेकर 100 तक यहाँ पर कुछ डायरेक्शंस दिए गए हैं। इसमें आपको क्या करना है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस अ स्टेटमेंट इज गिवन फॉलोड बाय 2 कंक्लूजन। यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया गया है, उसके बाद 2 कंक्लूजन दिए गए हैं। अब आपको आंसर बताने हैं। अब स्टेटमेंट क्या दी गई है, पहले क्वेश्चन में यहाँ पर स्टेटमेंट्स यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 98 यहाँ पर मिसप्रिंट है, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 98 है। 98 का स्टेटमेंट क्या है, इन 1 डे, तो यहाँ पर क्या है, ये 98th क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्या आपको बताया गया है, इन अ 1 डे क्रिकेट मैच में द टोटल रन्स मेड बाय टीम वर 200। टोटल रन्स जो है टीम ने बनाए 200। आउट ऑफ दीज 160 रन्स वर मेड बाय स्पिनर्स। इन 160 रन्स जो है स्पिनर्स ने बनाए। तो उसके बाद आपको देखना है कंक्लूजन्स, 80% ऑफ द टीम कंसिस्ट ऑफ स्पिनर्स, द ओपनिंग बैट्समैन वर स्पिनर्स। तो यहाँ पर कंक्लूजन इस प्रकार से दिखे हैं। तो कौन से कंक्लूजन फॉलो करते हैं, तो इनमें से जो है कोई भी कंक्लूजन फॉलो नहीं करता है। तो इससे हम ये पता नहीं लगा सकते कि कितने स्पिनर्स या कितने हैं। तो उसके बाद स्टेटमेंट दिया गया है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 99 का, द ओल्ड ऑर्डर चेंज्ड यील्डिंग प्लेस टू न्यू। ओल्ड ऑर्डर जो है यील्डिंग प्लेस जो है उसको चेंज कर दिया है न्यू में। तो कंक्लूजन इस प्रकार है, चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, चेंज जो है लॉ ऑफ नेचर है, या फिर डिस्कार्ड ओल्ड आइडियाज बिकॉज दे आर ओल्ड। तो कौन सा कंक्लूजन फॉलो करता है, तो यहाँ पर फॉलो करता है सिर्फ एक कंक्लूजन, चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। क्वेश्चन नंबर 100 यहाँ पर है, स्टेटमेंट इस प्रकार से दिया गया, द डिस्टेंस ऑफ 900 किलोमीटर बाय रोड बिटवीन बॉम्बे एंड जाफरा विल बी रिड्यूस्ड टू 280 किलोमीटर बाय सी। सी से बॉम्बे और जेफरे का 900 किलोमीटर जो डिस्टेंस है वो सी के से हम 280 किलोमीटर में ट्रैवल कर सकते हैं बॉम्बे और जेफरा के बीच में। दिस विल लीड टू अ सेविंग ऑफ 7.92 करोड़ पर एनम ऑफ ऑन फ्यूल। 7.9 करोड़ का फ्यूल जो है वो हमें बचेगा पर एनम। तो इसके कंक्लूजन यहाँ पर दिए गए हैं, ट्रांसपोर्टेशन बाय सी इज चीपर देन दैट ऑफ रोड। सी से जो ट्रांसपोर्टेशन है चीपर है, पहला कंक्लूजन सही है। फ्यूल मस्ट बी सेव टू द ग्रेटर एक्सटेंट, फ्यूल जो है सेव किया जाना चाहिए ग्रेटर एक्सटेंट तक। तो कौन सा कंक्लूजन फॉलो करता है, तो यहाँ पर ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज। और यहाँ पर हम पहला कंक्लूजन ये हम पर्टिकुलरली कह नहीं सकते हैं कि सी से ही चीपर है, जो ट्रांसपोर्टेशन है सी से ही वो चीपर है। तो यहाँ पर सिर्फ कंक्लूजन 2 जो है कि फ्यूल को है सेव किया जाना चाहिए फ्यूचर में, वो हम बता सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 100 भी हो गया हमारा। अब हमारे पास आ चुका है अगला सेक्शन जो कि हमारा है कंप्यूटर एप्लीकेशंस का। तो ये भी हमारा 20 मार्क्स का रहेगा। तो चलिए आखिरी सेक्शन कर लेते हैं जल्दी से।
क्वेश्चन नंबर 101, यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सी जनरेशन जो कंप्यूटर की वर्क करती है विद फोर्ट्रैन। फोर्ट्रैन जो लैंग्वेज है इसमें वर्क करती है, कौन सी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ। सही आंसर है इसका बी ऑप्शन, सही आंसर है बी ऑप्शन। आई होप आपने सही आंसर दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 102 की तरफ चलते हैं। अ लाइन प्रिंटर प्रिंट्स डैश लाइन्स पर मिनट। लाइन प्रिंटर कितनी लाइन्स को प्रिंट करता है पर मिनट, 100 to 200, 5 to 550, 5 to 100 या फिर 200 to 400। तो सही आंसर है दोस्तों इसका डी ऑप्शन, 200 से 400। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स हैव ओनली इनपुट डिवाइस। इनमें से कौन से सिर्फ इनपुट डिवाइसेस है। सही आंसर आपको बताना है। जल्दी से वीडियो को पॉज करेंगे और इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। सही आंसर है डी ऑप्शन, माउस, कीबोर्ड, स्कैनर। क्वेश्चन नंबर 104 की तरफ चलते हैं। टिपिकल एक्रोनियम ऑफ रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज विल बी। टिपिकल एक्रोनियम जो रहता है रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज रहती है, उसको किस यहाँ पर एक्रोनियम से इसको रिप्रेजेंट किया गया है। सी डी आर डब्ल्यू डी वी टी या फिर आरपीएम। सही आंसर है, आपको बताना है। सही आंसर है सी डी, रीड एंड राइट। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 105 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है बाय फर्मवेयर वी अंडरस्टैंड। फर्मवेयर से हम क्या अंडरस्टैंड करते हैं। ऑप्शंस यहाँ पर इस प्रकार से दिए गए हैं। फिजिकल इक्विपमेंट यूज इन अ कंप्यूटर सिस्टम, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट कॉजेज अ कंप्यूटर टू वन और मोर टास्क, या फिर पीपल इन्वॉल्व इन द कंप्यूटिंग प्रोसेस, या फिर सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट इट प्री इंस्टॉल्ड into the read only memory of a computer during the time of manufacture। तो फर्मवेयर क्या होता है उससे हम अंडरस्टैंड करते हैं कि ये एक सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं जो कि प्री इंस्टॉल्ड रहते हैं इनटू द रीड ओनली मेमोरी में कंप्यूटर की मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे। क्वेश्चन नंबर 106 हमारे स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। एक्सेसरीज कनेक्ट द सिस्टम यूनिट विद। एक्सेसरीज जो है सिस्टम यूनिट को किसके साथ कनेक्ट करती हैं, पोर्ट, रिंग, बस या फिर जिप। तो एक्सेसरीज कनेक्ट करती हैं सिस्टम यूनिट को किसके साथ, ये करती हैं पोर्ट के साथ। क्वेश्चन नंबर 107 की तरफ चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर बताना है व्हाट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई इन कंप्यूटर। अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई की शॉर्ट फॉर्म है यूपीएस। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 108 का यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन आ चुका है। विच लैंग्वेज इज यूज्ड इन कम्प्लेक्स साइंटिफिक कैलकुलेशन। जो कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक कैलकुलेशन होती हैं उसमें कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल होती है। बेसिक लैंग्वेज, फोर्ट्रैन लैंग्वेज, कोबोल या फिर पैस्कल। तो कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को करने के लिए हमारे पास जो फोर्ट्रैन लैंग्वेज रहती है कंप्यूटर की, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी थी ये, तो ये इस्तेमाल की जाती है कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए। उसके बाद 109 क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है। विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ यूज टू टीच ग्राफिकल शेप्स टू अ स्कूल गोइंग चिल्ड्रन। तो ग्राफिकल शेप्स को टीच करवाने के लिए कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस के लिए इस्तेमाल की जाती है। पेलोट, सी, लोगो या फिर कोमल। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, इसका सही आंसर है। लॉजिक ओरिएंटेड ग्राफिकल ये जो लैंग्वेज रहती है ये सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 110 की तरफ चलते हैं। 110 की तरफ चलते हैं। ग्रुप ऑफ 8 बिट्स 100, 10110 या फिर ये जो 8 बिट्स का ग्रुप होता है उसको हम क्या कहते हैं, निबल, बाइट, बिट या फिर रोबोटे। तो 8 बिट्स का ग्रुप जो है उसको हम कहते हैं बाइट। 111। क्वेश्चन नंबर 111, कन्वर्ट 35 टू इट्स बाइनरी इक्विवेलेंट। तो 35 को आपको बाइनरी इक्विवेलेंट में चेंज करना है। तो इस प्रकार से आपको इसको 2 से डिवाइड करते रहना होता है। 35 को इस प्रकार से आप करेंगे तो 35 को आपको 2 से डिवाइड करना, उसके बाद जो रिमाइंडर रहता है वो इस प्रकार से 2 × 17। तो रिमाइंडर यहाँ पर क्या रहा 0। उसके बाद 2 × 8 यहाँ पर रिमाइंडर क्या रहा 1। उसके बाद 2 × 4 रिमाइंडर रहा 0। उसके बाद 2 × 2 आ गया 4, तो यहाँ पर भी रिमाइंडर रह गया 0। तो इस प्रकार से आएगा आपके पास 0 1 0। इस प्रकार से आप करेंगे तो इसका आंसर जो है सही, इसका जो सही आंसर है वो सी ऑप्शन आएगा। तो ये रिमाइंडर्स को आपको उल्टा जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में उसके बाद अरेंज करना है। तो आई होप ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बाइनरी इक्विवेलेंट जो है 35 का वो आएगा 100011। क्वेश्चन नंबर 112 की तरफ चलते हैं। विच डाटा बेस पैकेज यूजेज ऑन MS-DOS बेस्ड पर्सनल कंप्यूटर्स। MS-DOS पर्सनल कंप्यूटर्स में कौन सा डाटा बेस यूज़ होता है, तो इसमें यूज़ होता है डाटा बेस
3, ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 113 की तरफ चलते हैं। इन एम एस डॉस द कमांड दैट इज़ यूज टू क्लियर द स्क्रीन, एम एस डॉस में कौन सी कमांड यूज़ होती है स्क्रीन को क्लियर करने के लिए, तो वो होती है CIS। क्वेश्चन नंबर 114, व्हाट इज़ अ बग इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी। बग हम कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में किसको कहते हैं, वायरस, प्रोग्राम, एरर इन प्रोग्राम या फिर मैग्नेटिक डिस्क स्टोरेज डिवाइस को। तो बग हम कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में कहते हैं किसको, हम कहते हैं एरर जो रहता है प्रोग्राम में उसको हम बग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 115 की तरफ चलते हैं। अ वर्ड ऑन अ वेब पेज विच ओपन्स अदर डॉक्यूमेंट वेन क्लिक्स ऑन इट इज अ वर्ड, जो कि वेब पेज के ऊपर दूसरे डॉक्यूमेंट को ओपन करता है, जब इसके ऊपर क्लिक किया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं हाइपर लिंक। क्वेश्चन नंबर 116 की तरफ चलते हैं। इन डैश मिचेल एंजेलो वायरस वॉज सब्जेक्टेड ऑफ थिंकिंग इन वर्ल्ड, तो आपको डेट बताना है कि किस में मिचेल एंजेलो वायरस को सब्जेक्ट किया गया था थिंकिंग इन वर्ल्ड में। तो यहाँ पर ये 1993 में मिचेल एंजेलो वायरस को सब्जेक्ट किया गया था। उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 117, फुल फॉर्म ऑफ ISDN। ISDN की फुल फॉर्म आपको बतानी है, जल्दी से इन सभी ऑप्शंस को आप देख लेंगे। सही आंसर इसका है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, सी ऑप्शन इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 118 की तरफ चलते हैं। इन MS पावर पॉइंट स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इज डन बाय विच शॉर्टकट, तो MS पावर पॉइंट में स्पेलिंग और ग्रामर चेक किस शॉर्टकट की से चेक किया जाता है, W, F7, Ctrl+F6 या फिर Ctrl+P। तो यहाँ पर MS पावर पॉइंट में स्पेलिंग और ग्रामर चेक की जाती है F7 से। क्वेश्चन नंबर 119 की तरफ चलते हैं। विच की इंसर्ट्स हाइपर लिंक एंड डिस्प्लेज द डेस्टिनेशन ऑब्जेक्ट डॉक्यूमेंट और पेज इन MS वर्ड, तो इनमें से कौन सा की जो है हाइपर लिंक को इंसर्ट करता है और एक डेस्टिनेशन ऑब्जेक्ट को डिस्प्ले करता है डॉक्यूमेंट के ऊपर या पेज के ऊपर MS वर्ड में। तो हाइपर लिंक को इंसर्ट कौन करता है, Ctrl+Y, Ctrl+K, F1 या फिर F8, तो सही आंसर है इसका Ctrl+K जो है हाइपर लिंक इंसर्ट करता है MS वर्ड में। क्वेश्चन नंबर 120 हमारा आखिरी क्वेश्चन आ चुका है इस सेशन का। द वर्ड रैप फीचर, रैप फीचर का जो वर्ड है वो क्या होता है, ऑटोमेटिकली मूव करता है ये टेक्स्ट को नेक्स्ट लाइन के ऊपर जब भी नेसेसरी होता है, या फिर अपीयर एट द बॉटम ऑफ द डॉक्यूमेंट, अलाउज यू टू टाइप ओवर टेक्स्ट, या फिर इज द शॉर्ट हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये वर्ड रैप फीचर जो है ये क्या है, ऑटोमेटिकली ये मूव करवाता है टेक्स्ट को नेक्स्ट लाइन की तरफ में जब भी ये ज़रूरी होता है। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 120 भी हमने कर लिया है। तो दोस्तों ये था आपका फाइनेंस सब इंस्पेक्टर का मॉक टेस्ट नंबर 2। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर अब आपको ये मॉक टेस्ट चाहिए तो मॉक टेस्ट आपको टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। लिंक आपको टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम पे डायरेक्ट आप जॉब्स क्रिएटर के नाम को सर्च कीजिए और वहाँ पर जो चैनल आपको मिलेगा जॉब्स क्रिएटर का, वहाँ पर आपको ये PDFs मिल जाएंगे सारे के सारे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अब अगले वीडियो में मॉक टेस्ट नंबर 3 के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।